देखो लास्ट क्लास तक मैंने कुछ चीजें डिस्कस की थी, है ना। हमने एवरेज रेट और जो इंस्टेंटेनियस आपका रेट होती है ना, उसको डिस्कस किया था। अगर मैं उनको दोनों को लिखूं अभी सिंपल से, है ना, तो अगर सपोज कोई एक रिएक्शन है आपके पास, एक रिएक्शन है ए, है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो कुछ भी है ना, ये ए रिएक्ट करके किसी चीज से बी बना रहा है कोई प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए इसके लिए आपकी एवरेज रेट लिखूं, तो एवरेज रेट क्या होती है? एवरेज रेट क्या होती है आप जानते ही हैं। सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन क्या था आपके पास? डेल्टा टी। ये थी आपकी एवरेज रेट, ठीक है। और एक आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट थी, वो क्या थी? मान लो ए के लिए मैं, ए के लिए अगर ये एवरेज रेट लिखनी है तो क्या करूंगा? तो एक ए रिएक्टेंट है ना, इसके लिए क्या आएगा आपका? माइनस साइन आएगा, ठीक है। अगर बी के लिए आपकी एवरेज रेट लिखनी है तो बी की जो एवरेज रेट होगी क्या होगी आपके पास? आप जानते हैं वो होगी प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन यहां पर सी का मतलब क्या होगा? ए के लिए था ना, तो कॉन्सेंट्रेशन है ना सी, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ए। अगर मान लो बी की रेट निकालनी है एवरेज वाली, तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैं क्या लिखूंगा? बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट के लिए क्या लगाते हैं? माइनस, और प्रोडक्ट के लिए क्या लगाते हैं? प्लस। बी के आप जानते हैं प्रोडक्ट है, तो मतलब रेट से पहले क्या लगाऊंगा? पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? प्रोडक्ट की बढ़ती है टाइम के साथ। और ए के लिए क्या लगाते हैं? रेट के पहले माइनस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है? ऑलवेज डिक्रीज होती है टाइम के साथ। तो ये तो था आपका एवरेज रेट ऑफ ए। और अगर प्रोडक्ट बी है तो उसका क्या होगा? प्लस डेल्टा बी कॉन्सेंट्रेशन बी अपॉन डेल्टा टी। एक इंस्टेंटेनियस थी, अगर मैं ए के लिए इंस्टेंटेनियस लिखूं, क्या था आपके पास? डेल्टा की जगह डी था, तो अगर ए के लिए लिखूं आपका इंस्टेंटेनियस, तो क्या था? माइनस डी ब्रैकेट में क्या होगा? डेल्टा ए, ये सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट ए अपॉन में क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। ये क्या था? रिएक्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस था। और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? इंस्टेंटेनियस प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी। ये प्रोडक्ट के लिए है और ये आपका रिएक्टेंट, ठीक है। इतना तो लिखना आता है ना। फिर मैंने आपको रेट लॉ, आपका डिफरेंशियल रेट लॉ से सिखवाया था, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ को, आपने रिप्रेजेंट कर दिया था। तो मैंने आपको एक चीज सिखवाई थी कि जो ये रेट लिख रहे हैं आप, है ना, ये जो चीज माइनस वाली है इसको आप क्या भी बोल सकते हो? जो माइनस में लिखा है इसको आप क्या भी बोल सकते हो? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाला होता है इसको हम रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब माइनस घट रहा है ना, और ये जो दोनों जो दिख रहे हैं आपको, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। लेकिन आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज से मिलवा रहा हूं, जिसका नाम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। टॉपिक का नाम डालो लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे ज्यादा काम का टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन आपसे क्या कहता है, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा आपने? क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? सबसे पहली चीज ये दिया किसने? एक दो साइंटिस्ट थे, गुल्वर और बागे, है ना। किसने दिया था वो तो जीके के लिए मैं बता रहा हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन जो आपका लॉ दिया था वो गुल्बर और बागे ने दिया था, गुलबर्ग और बागे। लेकिन ये क्या कहता है? देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। सपोज एक रिएक्शन लिख रहा हूं, उससे मैं इसको समझा रहा हूं। कोई मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट है ए, है ना, दूसरा रिएक्टेंट है मान लो बी, है ना, मान लो तीसरा रिएक्टेंट है आपका सी। ये मिलकर क्या बना रहे हो? सपोज कोई प्रोडक्ट बना रहे हो। मास एक्शन को ऐसे ही समझ पाओगे। मान लो कोई भी, कितने भी रिएक्टेंट ले लो, वो कंबाइन होकर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपसे क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, मतलब जितने भी आप रिएक्टेंट लेके प्रोडक्ट बना रहे हो, तो मास एक्शन लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, मतलब स्पीड ऑफ जो रिएक्शन होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनका जो एक्टिव मास होगा। एक्टिव मास क्या होगा अभी समझेंगे। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके एक्टिव मास के। मान लो इसका कुछ कोफिशिएंट होगा N1,
इसका मान लो N2 होगा, मान लो इसका कांस्टेंट आपका कोफिशिएंट मान लो N3 होगा। तो जो रेट ऑफ आपकी रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट क्या होगा, ऐसे करना है। अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन आप ये लेंगे तो ए कॉन्सेंट्रेशन ये, उसकी पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन बी है ना, उसकी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 इनटू आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N3। मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी लिखा है ना, ये रिएक्टेंट के एक्टिव मास है। क्या होता है एक्टिव मास अभी समझेंगे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर होगी। मतलब मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। जितने भी आपको एक्टिव मास दिए होंगे ए बी सी है ना, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लेना, मल्टीप्लाई कर देना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो रेट आपकी आती है इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं के, ये होता है रेट कांस्टेंट। ये क्या होगा फिर, ये क्या होगा, ए की पावर n1 इंटू बी की पावर एक्टिव मास बी की पावर n2 और आपका क्या होगा इंटू एक्टिव मास ऑफ सी की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N3। ये आपका है लॉ ऑफ मास एक्शन। जो आप ये लिख रहे हो यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्टिव मास रखना है ए का, बी का एक्टिव मास, सी का एक्टिव मास, और उस एक्टिव मास के साथ साथ उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जानते हो, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो नंबर लिखे जाते हैं पहले है ना, जैसे आप अगर मैं आपसे बात करूं इस रिएक्शन की N2 प्लस 3H2, रिएक्शन क्या बनेगा 2NH3। आपका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये होता है, जो यहाँ पर नंबर होती है इस साइड है ना, ये वाली नंबर नहीं, यहाँ पर जो नंबर होती है ना मॉलिक्यूल से पहले ही, वो आपका स्टोइकियोमेट्रिक। अगर मैं N2 के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलूं तो 1 है, H2 के लिए कितना है 3 है, और NH3 के लिए कितना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वही रखने हैं उनकी पावर में। ठीक है, समझ रहे हो। तो पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर हम इससे और डील करेंगे। हेडिंग डालो लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लिख लिया हुआ ना, देखो लिखो दिस लॉ is given by गुलबर्ग एंड बागे। गुलबर्ग एंड बागे, ये जुड़ चला गया क्या, बागे चला गया क्या, वो बुक थी यार उसके पास। गुलबर्ग एंड बागे किसने दिया था ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन बोल होता क्या है आपका ये लॉ, वो आपको लिखना आना चाहिए। आप लिखो, डिफाइन करते हैं पहले कि एक्चुअल में मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। लिखो आप, द रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये देखो ना, ये जो मल्टीप्लाई लगाए हैं इनका मतलब होता है प्रोडक्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब इसका कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, ए बी सी, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है उसके बात करके। क्या लिखा था, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी लिखा है ना, वो सबके आपके एक्टिव मास है। एक ए रिएक्टेंट का एक्टिव मास मतलब ये वाला होगा, बी रिएक्टेंट जो आपने लिया था उसका एक्टिव मास इज बी, सी रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास होगा वो आपका सी होगा। एक्टिव मास लिख लिया ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, raised to the power their stoichiometric coefficient। देखो फिर वही तो है, एक्टिव मास का क्या है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका जो प्रोडक्ट होगा, जितने भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं ना, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, रेट के। अगर आप ये बढ़ाते रहोगे तो रेट बढ़ेगी रिएक्शन की, अगर ये घटाते रहोगे तो रेट घटेगी, इसका मतलब ये है, समझ रहे हो। तो आप इसके नीचे पहले तो आप ये लिखो जो मैंने लिखवा है, उसके नीचे ये लिखना, उसके बाद क्या लिखना,
ये वाला, और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते ही एक कांस्टेंट आता है के, और के को आप क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट काम क्या होता है इसका, कुछ नहीं होता। रेट कांस्टेंट हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाते हो, के की वैल्यू बढ़ती है तो रिएक्शन की रेट बढ़ती है, और के घटता है तो रिएक्शन की रेट भी घटती है, याद रखना। अगर आपसे कोई बोलेगा कि के की वैल्यू बढ़ा दो, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दो, तो रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू घटाऊंगा तो आपकी रिएक्शन की रेट भी क्या होती है, घटती है। तो याद रखना आप। तो ये करने के बाद के ब्रैकेट में लिख देना रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट के नीचे और चीज ऐड कर लेना। रेट कांस्टेंट इज क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो रेट कांस्टेंट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन होता है। मतलब हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। मतलब हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। इतना कर लिया। ये तो था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वही याद रखना। या अब स्टेटमेंट याद नहीं हो रहा है आपको, तो आप इतना करके चलना, चल जाएगा आपका। अगर स्टेटमेंट याद नहीं हो रहा ना, इतना तो याद हो ही सकता है, a प्लस बी प्लस सी। ए का मतलब n1 लेनी है कांस्टेंट आपकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बी की n2, सी की n3। आप डी भी लिख सकते हो, कितना भी ले लो। अभी तो आप चाहो तो ए और बी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अभी उन्हें 3 लिए, मान लो अगर मैं ये नहीं लूंगा तो आपका ये भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको आना चाहिए बस, कितना क्या लेना है वो आपको आइडिया। मिनिमम 2 रिएक्टेंट तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, कर सकते हो। मास जो स्टेटमेंट लिखा है वो याद नहीं हो रहा है, तो ये जो मैंने करवाया यहाँ पर डिराइव टाइप से करवाया, ये आपको पता चल जाए तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये भी लिख लो, के रेट कांस्टेंट और के इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए क्या होता है। और कहीं पर यहाँ पर और ऐड कर लेना, के इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और के अगर डिक्रीज होगा तो रेट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब समझ सकते हो। इसको करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इतना डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम समझते हैं एक्टिव मास का मतलब क्या था। ये तो था नॉर्मल चीज, लेकिन एक्टिव मास का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मैं सिंपल वे में बताऊंगा, उसको मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। तो एक्टिव मास का मतलब, किसी को पता है व्हाट इज एक्टिव मास? इसको इरेज कर दूं? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। स्टेटमेंट याद नहीं हो रहा है तो जो मैंने डिराइव टाइप से करवाया उस फॉर्म पे लिख के आ जाना। स्टेटमेंट इंपोर्टेंट नहीं है, आपको सिंबल्स का इंपोर्टेंस पता होना चाहिए, क्या है ना, पता है आपको तो बहुत बढ़िया, कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम समझते हैं एक्टिव मास का मतलब क्या था। पता है किसी को व्हाट इज एक्टिव मास? कुछ नहीं पता। देखो एक्टिव मास कुछ नहीं होता। अगर मैं एक्टिव मास की बात करूं, आपके पास केमिस्ट्री में 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है, एक गैसियस स्टेट पे, एक लिक्विड फॉर्म पे, मतलब एक्वस फॉर्म पे, है ना। अगर रिएक्शन आपकी इस फॉर्म में चल रही है, अगर रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है, कोई भी रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है या लिक्विड के लिए बात कर सकते हैं, तो जो एक्वस मीडियम में रिएक्शन में हो रही है वहां पर रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास होता है वो उसकी मोलरिटी होती है। मोलरिटी पता है ना। अगर आपसे कोई बोलेगा कि व्हाट इज एक्टिव मास ऑफ एक्वस मीडियम रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट एक्वस मीडियम में है कोई, मतलब पानी में डाल के कुछ चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम जो एक्टिव मास होगा वो मोलरिटी ही होती है। जो मोलरिटी होती है वही एक्टिव मास होता है। कब? जब कोई रिएक्टेंट एक्वस मीडियम में हो। लेकिन मान लो एक्वस मीडियम की जगह रिएक्टेंट गैसियस मीडियम में हो, है ना, मीडियम गैसेस भी हो सकता है, तो गैसियस मीडियम में जब आपका रिएक्टेंट होता है तो उस टाइम जो एक्टिव मास होता है वो पार्शियल प्रेशर या इसके बराबर भी हो सकता है। मोलरिटी के हिसाब से भी समझ सकते हैं। गैसेस स्टेट में है तो मोलरिटी को ही क्या बोलेंगे, एक्टिव मास, या जो पार्शियल प्रेशर दिया है उसी को आप उसका एक्टिव मास बोलेंगे। जब रिएक्शन गैसेस स्टेट में हो रही है तो
एक्वस फॉर्म में हो रही है, मतलब पानी वानी में जहां पर है, तो वहां पर जो मोलरिटी होती है उसी को आप उसकी एक्टिव मास बोलते हैं। समझ रहे हो? मोलरिटी एक्टिव मास कब होगी? जब रिएक्शन एक्वस मीडियम में होगी। प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर कब एक्टिव मास की तरह काम करेगा? जब रिएक्शन गैसेस स्टेट में चल रही होगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो गैसेस स्टेट में पार्शियल प्रेशर भी आपका एक्टिव मास हो सकता है या मोलरिटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा दिया क्या है आपको। मोलरिटी दी है गैसेस मीडियम की, है ना, तो उस टाइम मोलरिटी को ही आप एक्टिव मास, मान लो मोलरिटी ना दी हो गैसेस स्टेट में, तो उस टाइम जो पार्शियल प्रेशर दिया होगा वही उसका क्या होगा? एक्टिव मास होगा। ठीक है, तो ये तो था एक्टिव मास, और हमने सीखा मास ऑफ एक्टिव क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, और दिया किसने था? गुल्बर और बागे ने। इतना कर सकते हो? चलो चलो इसके आगे डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, वो आपके काम के होंगे।